अस्सलाम वालेकुम। आज हम अप्लाई कर रहे हैं विजिटर वीज़ा सब क्लास 600 टूरिस्ट स्ट्रीम के लिए। अगर आपको नहीं पता है हम इस पेज पे कैसे पहुँचे, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी आप पार्ट 1 वीडियो देख लें ताकि आपको पता चले हम इस पेज पे कैसे पहुँचे हैं। तो हम ओवरव्यू के टैब में हैं और हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये अप्लाई का बटन दिखेगा। अप्लाई का बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा जिसका नाम है इमी अकाउंट। इमी अकाउंट के पेज के ऊपर आप, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, और अगर नहीं है इमी अकाउंट आपके पास तो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे क्रिएट इमी अकाउंट तो ये पेज खुलेगा। ये है स्टेप 1 ऑफ 2। आप इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना नाम और फ़ोन नंबर और अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। तो मैं अपनी डिटेल्स डालता हूँ और वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। जब आप अपने पेज 1 पे या स्टेप 1 पे अपनी डिटेल्स डाल के नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपको आपके पासवर्ड के लिए ये प्रॉम्प्ट करेगा। तो आप अपने पासवर्ड को डाल सकते हैं इसके अंदर। अब अपना पासवर्ड सीक्रेट क्वेश्चन, अगर आप अपना कभी पासवर्ड भूल गए, और इन तीनों बॉक्सेस को टिक करके रखें, एक्सेप्ट करें और सिक्योरिटी चेक करें आपने ऑटो रोबोट और सबमिट करें। तो मैं अब अपना डालता हूँ, वीडियो पॉज करता हूँ और फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे मिलते हैं। जब आप अपना पासवर्ड सेट कर लिया है और सीक्रेट क्वेश्चन सेट कर लिए और सारी प्राइवेसी और दूसरे डब्बों को टिक कर लिया है कि आप रोबोट नहीं है, तो आपको ये स्क्रीन पे लेकर आएगा लॉगिन सक्सेसफुल। तो उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन होगी और उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पढ़नी आप पढ़ सकते हैं, मगर हम अब कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ये आपको सीधा एप्लीकेशन के लिए लेके जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर विजिटर वीज़ा शॉर्ट स्टे, तो ये एप्लीकेशन में 19 पेजेस और ये पेज 1 है। कंटिन्यू करने से पहले हमें इस बॉक्स को टिक करना ही है, वरना हम आगे नहीं जा सकते। तो नेक्स्ट पे जाएंगे और हमारा एक पेज ऑलरेडी हो भी गया। अब हमें ये पूछ रहा है करंट लोकेशन, इज़ द एप्लीकेंट करंटली आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया। आंसर होना ही चाहिए यस, वरना हमें आगे नहीं जाने देगा, इसलिए कि हमने ऑफशोर वाले के लिए अप्लाई किया है। अब ये लिखा है गिव द करंट लोकेशन ऑफ द एप्लीकेंट एंड द लीगल स्टेटस एट दिस लोकेशन। तो आपके आप जो भी लोकेशन में एप्लीकेंट है वो कंट्री को चूज़ कर सकते हैं लिस्ट में, और फिर उसकी लीगल स्टेटस ये होगी कि सिटीज़न है या परमानेंट रेजिडेंट है। ज़्यादातर ये दोनों ही होंगे, और अगर नहीं है तो फिर दूसरे में से भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पस ऑफ स्टे, तो है सेलेक्ट द स्ट्रीम द एप्लीकेंट इज़ अप्लाइंग फॉर। ठीक है, तो हम अप्लाई कर रहे हैं टूरिस्ट स्ट्रीम के लिए। बाकी एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसके अंदर स्पॉन्सर्ड फैमिली स्ट्रीम भी होगी। इन दोनों स्ट्रीम्स का ज़्यादातर कोई यूज़ नहीं करता, तो मैं उसकी वीडियो नहीं बनाने वाला। और अब ये पूछ रहा है सारे रीज़न्स लिस्ट करें ऑस्ट्रेलिया विज़िट करने के लिए। तो आप अगेन, अगर आप ज़्यादातर ये दोनों ही होती है टूरिज़म या फैमिली विज़िट, तो अगर आपके जानने वाले को आप विज़िट करने आ रहे हैं, रिश्तेदारों को, तो फैमिली विज़िट करेंगे, तो मैं ये चूज़ कर रहा हूँ। और अगर आपके पास कोई यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स नहीं है ऑस्ट्रेलिया में तो आप टूरिज़म चूज़ करेंगे, कर सकते हैं। ओके, ये लिखा है गिव डिटेल्स ऑफ एनी सिग्निफिकेंट डेट्स। तो अगर आपको किसी डेट के वक्त पहुँचना है, कोई इवेंट हो रहा है या किसी की शादी है, किसी का बर्थडे है या किसी की सर्जरी है, तो आप इसमें ये इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। ओके, और फिर उसके अंदर लिखा है ग्रुप प्रोसेसिंग। इज़ दिस एप्लीकेशन बीइंग लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ एप्लीकेशंस। तो ये होता है जो टूर गाइड्स होते हैं
और वो ग्रुप में जा रहे होते हैं, उसके उसके लिए ये सही है। और अगर आप ये हस्बैंड और वाइफ साथ में ट्रैवल कर रहे हैं या चिल्ड्रन और पूरी फैमिली साथ में कर रही है तो आप इसके ऊपर येस टिक करेंगे। अगर आप अकेले ही आ रहे हैं तो आप नो टिक करेंगे। अगर आप येस टिक करेंगे तो इसमें ये खुलेगा सेलेक्ट ग्रुप। अब हैज़ द ग्रुप ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, नो। अब आप ग्रुप नेम करेंगे तो आप जो भी ग्रुप है, जैसे अगर आपकी सर नेम है या आपका फैमिली नेम है, उसका नाम रख के ग्रुप टाइप फैमिली, और फिर आप कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट है स्पेशल कैटेगरी, इज़ द एप्लीकेंट ट्रैवलिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और यूनाइटेड नेशंस, तो आप इसको नो करेंगे अनलेस आपके पास है गवर्नमेंट का पासपोर्ट या आप यूएन के लिए यूएन के लिए काम कर रहे हैं या यूएन का पासपोर्ट है आपके पास। और did the applicant hold a previous visitor visa और and was impacted by, तो ये क्या है क्वेश्चन के कोरोना में जिसने अप्लाई किया तो आ नहीं सके थे, अगर उनकी वीज़ा नेक्स्ट वाली फ्री में मिलेगी। तो आपका अगर बॉर्डर जब क्लोज थी, आपकी विजिटर वीज़ा ज़ाया हो गई तो आप यस करेंगे, और अगर आपका नहीं था आप नो करेंगे। ओके, तो ये है पेज 2। अच्छा, मैंने डिटेल्स डाल दी थी पेज 2 में और नेक्स्ट पे क्लिक किया था। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि आप जब ग्रुप अगर अप्लाई कर रहे हैं जैसे फैमिली के साथ, तो आप अपना, जैसे मैंने बोला था, वो इन्फॉर्मेशन डाल देंगे सर नेम का और क्रिएट ग्रुप करेंगे तो वो आपको एक ग्रुप आईडी दे देगा। तो नेक्स्ट पर्सन के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आप वो ग्रुप आईडी डालेंगे तो वो दोनों एप्लीकेशंस लिंक हो जाएगी। तो ये बस आप अपने जो ग्रुप आईडी है कॉपी करके नोट पैड पे या पेन और पेपर पे लिख सकते हैं। ठीक है, और अब जा रहे हैं अब पहुंच गए हैं स्टेप 3 पे। तो स्टेप 3 पे मांग रहे हैं एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन पासपोर्ट से मैच होनी चाहिए। अगर पासपोर्ट से अलग हुई तो बहुत डिलेज हो सकते हैं और सिस्टम में डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन हो जाएगी। एनीवे, तो फैमिली नेम, गिवन नेम, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, कंट्री ऑफ पासपोर्ट, नेशनैलिटी ऑफ पासपोर्ट होल्डर। कंट्री ऑफ पासपोर्ट और नेशनैलिटी तकरीबन सेम ही होती है। तो जैसे अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन होगा तो ऑस्ट्रेलियन ही होगा। ओके, पासपोर्ट की इशू डेट, एक्सपायरी डेट और इशूइंग अथॉरिटी, ये सब इंफॉर्मेशन आपको पासपोर्ट से मिल जाएगी। अगर आप और यहाँ पे आपका नेशनल आईडी कार्ड का इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो अगर आपके पास है तो आप यस कर देंगे और अपनी इंफॉर्मेशन फिर वो आपसे मांगेगा तो आप ऐड करेंगे, और फिर ये फैमिली नेम, गिवन नेम्स, आईडी नंबर, कंट्री ऑफ इशू आपसे ले लेगा ये। और फिर पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया कार्ड, ये पैसिफिक लीडर्स के लिए होता है, तो ये ज़्यादातर 99% नो होगा अनलेस आप कहीं फीजी वीजी से आ रहे हैं, आपको ये इसकी ज़रूरत नहीं होगी। इसका आंसर नो होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये भी आपके पासपोर्ट पे होगा या बर्थ सर्टिफिकेट पे होगा। तो अब अपने शहर का और आपके स्टेट का और आपकी मुल्क जिसमें आप बॉर्न हुए हैं उसमें आपकी जहाँ पे पैदाइश है उन तीनों चीज़ों का लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्टेटस रिलेशनशिप की। तो अगर आप मैरिड हैं, नेवर मैरिड हैं, सेपरेटेड है, विडोड हैं, ज़्यादातर मैरिड या नेवर मैरिड होगा, तो इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई और नाम था, जैसे शादी से पहले का नाम, शादी के बाद का नाम, या आपका कोई और भी वजह से नाम चेंज हुआ, तो इसमें आप टिक यस करेंगे। ये पूछ रहा है कि जिस कंट्री का आप पासपोर्ट होल्ड करते हैं
उसके आप सिटीज़न हैं, और उसका आंसर 99% यस होगा, बिकॉज़ ज़्यादातर पासपोर्ट तभी ही इशू होता है जब सिटीज़नशिप होती है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज क्वेश्चन है, थोड़ा सा फजूल क्वेश्चन है, मगर ये लोग ने आस्क किया है एनीवे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कोई और कंट्री के सिटीज़न हैं? अगर हैं तो यस कर दें, नहीं है तो नहीं कर दें। यस करेंगे तो एक और बॉक्स खुलेगा और आपको उस कंट्रियों का इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। ओके, अगर आप प्रीवियसली ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर चुके हैं, अगेन कर रहे हैं, कर रहा है आपने, तो आप यस करेंगे, नहीं कराए तो नो करेंगे। यस किया है तो यस, इसमें एक्चुअली ड्रॉप डाउन बॉक्स नहीं आया, कि नॉर्मली पूछता है आप कौन सी डेट से आए थे और कौन सी डेट पे आप गए थे, बट इस बार नहीं मांगा। हैज़ दिस एप्लीकेंट प्रीवियसली अप्लाइड फॉर अ वीज़ा टू ऑस्ट्रेलिया? अगर आपने की है प्रीवियसली वीज़ा के लिए अप्लाई तो आप यस करेंगे, अगर नहीं किए तो नो करेंगे। अगर आपने की है तो वो प्रीवियस वीज़ा का ग्रैंड नंबर मांगेगा, तो उससे क्या होगा कि उनको पता चल जाएगा कि अगर आपने प्रीवियस वीज़ा की कंडीशंस के साथ कंप्लाई किया था, आप टाइम पे निकले थे, या आपने ओवरस्टे किया था। एनीवे, आपकी प्रीवियस वीज़ा ग्रैंड नोटिस पे आपका ग्रैंड नंबर होगा, वो आपको इसके अंदर डालना है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो खुद अपने सिस्टम में से ढूंढ भी सकते हैं। अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आप ड्यूल नेशनैलिटी वाले हैं, आपके पास कोई और कंट्री का भी पासपोर्ट है, तो आप उसके अंदर यस करके इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो जैसे आपका नाम जो भी है उस पासपोर्ट पे जैसे है, और उस कंट्री के पासपोर्ट जिसने इशू किया है उसकी डिटेल्स डाल दें। कोई और अगर आपके पास आईडी डॉक्यूमेंट्स हैं तो इसमें यस करके डाल देंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने ऑस्ट्रेलियन वीज़ा के लिए पिछले 12 महीने में हेल्थ एग्ज़ाम किया है तो आप यस कर दें। और आपकी एक आईडी होती है, हैप आईडी, हेल्थ एप्लीकेशन पोर्टल आईडी आई थिंक इसका वो होता है, तो उसके अंदर एक नंबर होता है, उसका आप नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपने 12 महीने में की है और आपका हेल्थ पास हो गया तो वो आपको वापस से करने की ज़रूरत नहीं होती है। 12 महीने से ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स आपको वापस से करने की ज़रूरत है, अगर आप 3 महीने से ज़्यादा के लिए मांग रहे हैं स्टे। ठीक है, तो मैं ये पॉज कर रहा हूँ और नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं। ओके, आप जब इंफॉर्मेशन पेज 3 पे डाल देंगे तो फिर पेज 4 पे एक कॉन्फर्मेशन आएगा, क्रिटिकल डाटा इंफॉर्मेशन। तो आपको ये बेसिकली कंफर्म करना है कि जो आपने प्रीवियस पेज पे डाला है, नेम और डेट ऑफ बर्थ और कंट्री और पासपोर्ट नंबर, वो सब ठीक है या नहीं। तो एक और बार आप नेक्स्ट स्क्रीन पे नेक्स्ट करने जाने से पहले आपसे ये कंफर्म कराएगा। तो आप यहाँ पे डबल चेक कर लें कि आपने सब चीज़ पासपोर्ट से मैच की है, और उसके बाद अगर आप खुश हैं तो आप यस कर देंगे। अगर आपने नो किया तो आपको वापस से फिक्स करवाएगा। ओके, तो आप यस करके फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ठीक है, अब पेज 5 बता रहा है कि ये आपके कोई ट्रैवलिंग कंपेनियंस हैं या नहीं। तो अगर आप किसी और के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो नो करेंगे। और अगर आपको किसी भी स्टेज पे एक पेज पीछे जाना हो तो आप प्रीवियस का बटन दबा सकते हैं, आपको वापस से ये पेज 4 पे लेके जाएगा। ठीक है, तो आप ये आंसर करके नेक्स्ट क्लिक करेंगे, पेज 6 पे मिलते हैं। अच्छा जी, अगर आपने क्वेश्चन 5 में ट्रैवल कंपेनियन या जिसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं वो डाल दिया, तो फिर पेज 6 पे आपने
ये क्वेश्चंस आंसर करने हैं। आपका यूजुअल कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप किस मुल्क में ज़्यादातर रहते हैं, तो आप इसमें से चूज़ कर लेंगे A to Z की लिस्ट में से। और फिर उसके बाद आप अपना चूज़ करेंगे कि आपके पास ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी सबसे नज़दीक कौन सी है। तो ये सारी कंट्रीज़ है, चाइना, कनाडा, ब्राज़ील, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, फ़िलिपीन। तो जो भी है आप चूज़ कर सकते हैं जिस मुल्क की एम्बेसी आपसे सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आप अपने एड्रेस डाल देंगे। तो जो बिल्स आपके हैं उसके आप एड्रेस डाल देंगे। और ये यहाँ पे जाएगा, आप अपने फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देंगे। और अगर आपका घर का एड्रेस और जहाँ पे आपके पोस्ट जाती है, आपका मेल जाता है, वो डिफरेंट है, तो आप यहाँ पे यस चूज़ कर लेंगे। और फिर बाकी आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो आप अपने ये इन्फॉर्मेशन फिल कर लें और पेज 7 पे मिलते हैं। ओके, पेज 7 पे हम आ गए हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है ऑथराइज रिसिपिएंट का। तो ये बेसिकली अगर आपके खातिर कोई एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है, जैसे अगर आप पेरेंट्स हो और आपके बेटा या बेटी जो ऑस्ट्रेलिया में है वो लॉन्च कर रहे हैं, तो आप उनको ऐड कर सकते हैं कि वो आपके बिहाफ पे डील कर सकें डिपार्टमेंट के साथ। तो आप यस कर देंगे। अगर आपके पास माइग्रेशन एजेंट है तो वो आप चूज़ कर लेंगे और वगैरह वगैरह। तो बेसिकली जो भी है आप उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने यस किया तो जैसे यस है तो आप अपने बेटा बेटी, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, जिसको भी डालना है आपके बिहाफ पे आपके लिए ये एक्ट कर सकते हैं। ये इसमें एक एक्स्ट्रा फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा 956 या 956A, और फिर वो आपको अटैच करना पड़ेगा आपकी सिग्नेचर के साथ कि आपने उनको ऑथराइज़ किया है। अगर ये सब आपको एक्स्ट्रा फॉर्म की झंझट नहीं चाहिए तो आप ये कर सकते हैं कि उनका ही ईमेल एड्रेस आप अपने एप्लीकेशन में यूज़ करें। तो जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंस हैं वो उनके पास जाएंगे, और जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस अगर आपको करना है डिपार्टमेंट के साथ तो वही ईमेल एड्रेस से करें। तो इससे आपका ये एक्स्ट्रा पेपर वर्क फॉर्म बच जाएगा। ठीक है, तो ये है सिंपल सा पेज 7। नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं। अच्छा जी, और पेज 8 पूछ रहा है नॉन अकम्पलिंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली यूनिट। तो बेसिकली आपके कोई भी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं जो आपके साथ ट्रैवल नहीं कर रहे। तो ये फैमिली यूनिट ये होता है जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे पहले ज़िक्र किया था कि हस्बैंड और वाइफ और बच्चा है, तो ये एक फैमिली यूनिट है और वो बच्चे की एज 18 से कम होनी चाहिए। तो अगर हस्बैंड रह रहा है और सिर्फ वाइफ और बच्चा ट्रैवल कर रहा है, या हस्बैंड और बच्चा ट्रैवल कर रहा है, वाइफ पीछे रह रही है, तो इसमें आप यस टिक करेंगे कि आपके फैमिली यूनिट्स में, आपकी फैमिली यूनिट में से कौन पीछे रह रहा है। अगर सब ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का ये है आंसर। तो उस हिसाब से आप यस करेंगे या नो करेंगे। ठीक है, पेज 9 पे फिर मिलते हैं। अच्छा जी, पेज 9 पे पहुंच गए हैं और ये पूछ रहा है प्रपोज्ड पीरियड ऑफ स्टे। तो इसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन मार्क को क्लिक किया और ये पेज खुला है। तो बेसिकली सब क्लास 600 में ये इंफॉर्मेशन बता रहा है कि 3 to 6 मंथ्स से ज़्यादा 12 महीने तक ग्रांट हो सकता है। और ये आप पूछ सकते हैं जितना भी
6 मंथ्स 12 मंथ्स भी पूछ सकते हैं, मगर आपको लाजमी नहीं है कि वही मिलेगा, उससे कम भी मिलेगा, और वो केस ऑफिसर डिसाइड करेगा आपकी एप्लीकेशन को देख के। ठीक है, तो ये, और जो क्वेश्चन है कि आप किस डेट पे आना चाहते हैं तो और जाना चाहते हैं, तो ये आपको अगर पता नहीं है, एग्जैक्टली पता नहीं है, तो आप अपना एस्टिमेट भी कर सकते हैं, आप अपना अंदाजे से भी दे सकते हैं कि इस टाइम तक आना है, तो आप अपनी डेट गैस कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है पहला क्वेश्चन, एप्लीकेंट इंटेंड टू एंटर ऑस्ट्रेलिया ऑन मोर देन वन ओकेजन। अगर आप यस करेंगे तो आप बता रहे हैं कि उनसे कि मुझे ज़्यादातर मल्टीपल एंट्री चाहिए। अगर आप नो करेंगे तो वो आपसे नहीं पूछेगा कि आपको कब आना है और कब जाना है। ठीक है, तो ये है। ओके, अब फिर ये पूछ रहा है लेंथ ऑफ स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, तो आप 3, 6 या 12 महीने चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला था कि अगर आपने 3 मंथ्स चूज़ किया तो आपकी हेल्थ असेसमेंट 99% ऑफ द टाइम नहीं होगी। अगर आपने 3 महीने से ज़्यादा चूज़ किया, 6 महीने या 12 महीने, तो आपकी हेल्थ असेसमेंट लाजमी होगी। और अगर एप्लीकेंट्स की एज 75 और ओवर है, 75 या उससे ज़्यादा है, तो उनका कोई कोई भी जितने भी मंथ्स के लिए आ रहे हैं उनका लाजमी है, मैंडेटरी है कि वो अपना हेल्थ असेसमेंट कराएं। अगर 3 महीने के लिए आ रहे हैं या 3 हफ्ते के लिए आ रहे हैं या पूरे 1 साल के लिए आ रहे हैं, उनका वीज़ा लगने से पहले हेल्थ असेसमेंट लाजमी ही है कराना। ओके, जैसे ये बोल रहा था कि आपकी प्लान्ड अराइवल डेट और डिपार्चर डेट। ठीक है, और आपको अगर जैसे बोला था एग्जैक्ट डेट्स नहीं पता है तो आप अपना एस्टिमेट लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है अगर आप यहाँ पे आके पढ़ाई करेंगे, आपको 3 महीने तक कर सकते हैं पढ़ाई, तो आप यस या नो करेंगे। और एप्लीकेंट विज़िट करेगा रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और कॉन्टैक्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया, तो यस करेंगे तो आप अपने घर वालों का या दोस्तों का डिटेल्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है पेज 9। पेज 10 पे मिलते हैं। अच्छा, जब आपने पेज 10 पे सारी डिटेल्स डाल दी और आपने अपने कोई जानने वालों की इंफॉर्मेशन है तो डाल दी, तो आप अपने नेक्स्ट करके पेज 11 पे आएंगे। पेज 11 में पूछ रहा है कि एप्लीकेंट की एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। अगर एल्डरली पेरेंट्स हैं तो वो ज़्यादातर रिटायर होंगे। अदर करके पूछेगा क्या है, तो आप होम मेकर या कुछ डाल सकते हैं, हाउस वाइफ, होम मेकर, जो भी है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड डाल सकते हैं। एम्प्लॉयड हैं बाय कोई प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी से, वो भी डाल सकते हैं। और आप स्टूडेंट हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, आप ये इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं। अच्छा जी, तो हम अब पेज 12 पे आ गए। अब ज़्यादातर ख़त्म ही हो गई है एप्लीकेशन। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप एप्लीकेंट कैसे अपने आप को फ़ंड करेगा ये ट्रिप में। आप खुद अपने पैसे यूज़ करेंगे आप अपने एम्प्लॉयर्स की पे स्लिप्स दिखा सकते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से स्पॉन्सर हुए हैं या सपोर्टेड बाय अदर पर्सन। तो ज़्यादातर अगर आपके रिश्तेदार होंगे तो आप सपोर्टेड बाय अदर पर्सन को क्लिक करेंगे और आप उनके इंफॉर्मेशन दे देंगे कि कितना अमाउंट और किस चीज़ के लिए वो आपको एम्प्लॉय सपोर्ट करेंगे। अगर आप खुद सेल्फ फंडेड हैं तो आप सेल्फ फंडेड को क्लिक करेंगे
और उस हिसाब से आप अपनी खुद की बैंक स्टेटमेंट्स और अपनी फंडिंग डिटेल्स डाल देंगे। ठीक है, ये आप फिल कर लें, पेज 13 पे मिलता है। अच्छा जी, पेज 12 पे हूँ वापस से। ये सपोर्टेड बाय अदर पर्सन के ऊपर आप देखेंगे कि तो एक पूरी ही अलग से फील्ड खुल जाती है। तो अगर जैसे आपके कोई बेटा बेटी है या कोई और हैं आपको सपोर्ट करेंगे, तो आप ये क्लिक करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि ये ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछता है। तो आप फाइनेंशियल भी सपोर्ट कर सकते हैं, अकोमोडेशन मतलब पैसे सिर्फ, या पैसे और रिहाइश, या दोनों। तो आप ये डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अमाउंट लिख सकते हैं कि 2000 पर मंथ, 3000 पर मंथ, जो भी है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको वो पूछेगा कि क्या है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके उसके साथ रिलेशनशिप क्या है। तो उसमें से आप ये चूज़ कर लेंगे, भाई है, बेटा है, जो भी है, और उनकी डिटेल्स यहाँ पे डाल देंगे। ओके, नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं पेज 15 पे, हेल्थ डिक्लेरेशंस। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला पूछ रहा है कि आप कोई जिस मुल्क में रह रहे हो उसके अलावा कोई और मुल्क में रहे हो 3 महीने के लिए या उससे ज़्यादा, नॉट इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप रहते हैं चाइना में या इंडिया में, और आप 4 महीने के लिए या 6 महीने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स चले गए थे, ये है। तो अगर आपने ये किया है तो आप यस करेंगे, नहीं आप अपने ही मुल्क में रह रहे हैं तो आप नो करेंगे। अगर डज द एप्लीकेंट इंटेंड टू एंटर हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटी, अगर अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे या हेल्थ केयर फैसिलिटी जाएंगे तो आपको इसमें यस करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पेरेंट्स हैं और अपनी किसी की बर्थ के लिए आ रहे हैं, तो आप हॉस्पिटल अगर विज़िट करेंगे तो आपको यस करना पड़ेगा। अगर आप यस करेंगे तो आपको वो सिस्टम रिक्वेस्ट करेगा हेल्थ करने के लिए, रिगार्डलेस अगर आप 3 महीने के लिए आ रहे हैं या उससे भी कम। तो आप ये सोच समझ के आंसर करना। अगर आपने यस किया तो 100% आपको वो करवाएगा हेल्थ असेसमेंट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पे आके डॉक्टर, डेंटिस्ट या नर्स के लिए या एम्बुलेंस के लिए काम करेंगे तो वो ये यस या नो कर लें। आपके पास अभी या कभी भी टीबी हुआ है या किसी रिश्तेदार जिसके पास टीबी हुआ है, या कभी आपके पास ऐसा एक्सरे हुआ है जिसके अंदर कुछ अजीब रिज़ल्ट आया था, तो उसको आप यस या नो करेंगे। बेसिकली इसके अंदर अगर आपने किसी भी चीज़ पे यस किया तो आपको तकरीबन हेल्थ असेसमेंट करना लाजमी ही होगा। और ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है, इतने सारे जो बीमारियां हैं अगर आपको है या नहीं है, इनमें से आप सब चेक कर लें। और लास्ट वन है कि आपको कोई असिस्टेंस की ज़रूरत है, मतलब आपके पास ऐसी बीमारी है जिससे आप चल फिर नहीं सकते, तो इसका आपका यस या नो आंसर होगा। ठीक है, तो आप ये आपको सच डिक्लेयर करना है कि जो भी आंसर है ट्रूथफुली आंसर करना है। ठीक है, मिलते हैं पेज 16 पे। ओके जी, तो अब हम आ गए हैं पेज नंबर 16 पे, जो है कैरेक्टर डिक्लेरेशंस। तो बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो मैं हर चीज़ को पढ़ूंगा नहीं, मगर ये क्वेश्चंस की बेसिकली ये है कि आप कोई क्रिमिनल नहीं हैं, आपकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, आप किसी इंटरपोल से
वारंट नहीं है आपका, आपने कोई चीज़ ऐसी नहीं की है जिससे टेररिज्म रिलेटेड है, या आप ऑस्ट्रेलियन पब्लिक को रिस्क हो सकते हैं बेसिकली, आपने डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है यहाँ पे अपनी स्पाउस के ऊपर वायलेंस किया है, हमला किया है, उसके ऊपर आपको कभी कोर्ट में जाना पड़ा है, तो ये सब ऐसे कैरेक्टर रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आपने कभी पुलिस फोर्स या आर्मी में काम किया है, आप को किसी कंट्री से डिपोर्ट किया गया है, आपने किसी कंट्री में ओवरस्टे किया है, या आप ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को कर्जा है आपके पास प्रीवियस विजिट्स का, तो ये हैं सारे क्वेश्चंस। आप वन बाय वन पढ़ के सारे कैरेक्टर क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपने किसी का यस किया तो आपसे और क्वेश्चंस पूछेगा। 95% लोग ये क्वेश्चंस को नो करते हैं कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है, टेररिस्ट नहीं है, या ना कोई कोर्ट में गए हैं, ना उनके साथ कोई अभी कोर्ट केस ओपन है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, ये है पेज 16, पेज 17 पे मिलते हैं। ओके, पेज 17 वीज़ा हिस्ट्री मांग रहा है। Has the applicant or does the applicant currently hold a visa to Australia or any other country? तो अगर आपके पास ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन वीज़ा है जो एक्सपायर नहीं हुआ है अब तक, उसकी आप डिटेल्स डाल देंगे, या अगर आपके पास अमेरिका की है, यूके की है, किसी भी कंट्री की है, जर्मनी की है, आप इस पे आप यस करके डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। Has the applicant ever been in Australia or any other country and not complied with visa conditions? तो or period of stay, तो बेसिकली आपका ये पूछ रहा है कि अगर आपने कभी किसी भी कंट्री में ओवरस्टे किया है, या वीज़ा कंडीशन से कंप्लाई नहीं किया है, तो आप उसको यस या नो कर देंगे। अगर आपका जैसे कोई भी ओवरस्टे था तो आप उसको डिक्लेयर कर दें। अगर नहीं डिक्लेयर करेंगे और उन्हें पता चल गया तो आपका फ़ौरन रिफ्यूज़ हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, Has the applicant ever had a visa for Australia or any other country refused or cancelled? तो ये भी क्वेश्चन सच में बताना है कि अगर आपकी ऑस्ट्रेलिया या कोई और कंट्री है जिसकी वीज़ा रिफ्यूज़ या कैंसिल हो गई है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पहले ऑस्ट्रेलियन वीज़ा के लिए अप्लाई किया और रिफ्यूज़ हो गया तो आप येस कर देंगे, और फिर वो आपसे पूछेगा कि क्या था रीज़न फॉर रिफ्यूज़ल, तो गिव डिटेल्स का वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, ये है पेज 17, और फिर पेज 18 पे मिलता है। अच्छा जी, हम आ गए हैं फाइनली लास्ट पेज पे, जो हैं डिक्लेरेशंस। तो ये अच्छे खासे क्वेश्चंस बता रहा है आपसे, बेसिकली साइन करवा रहा है कि आपने ये जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है आप समझ चुके हैं, और आपने सच में दी है कि आपको पता है कि अगर आपने झूठ बोला तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगी, आपको बैन भी कर सकते हैं कि अगर वीज़ा मिलने के बाद भी अगर आपका कुछ पता चला आपने झूठ बोला है तो उसके बाद भी वीज़ा कैंसिल हो सकती है। अगर कोई आपकी सिचुएशन चेंज हुई तो आप डिपार्टमेंट को बता देंगे, आपने प्राइवेसी नोटिस उनकी पड़ी हुई है, और आप ये ऑथराइज़ कर रहे हैं डिपार्टमेंट को आपकी इंफॉर्मेशन यूज़ करके डिस्क्लोज़ करने का, तो वो आपकी प्राइवेसी नोटिस आपको बोल रहे हैं पढ़ने का। ठीक है, तो ये जैसे आपकी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन एक डाटाबेस में चेक करेंगे दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, अगर आपका कुछ एडवर्स इंफॉर्मेशन हो तो ये लिखा हुआ है
कि मतलब शेयर करते हैं आपकी इंफॉर्मेशन, तो उससे आप एग्री करते हैं या नहीं। अगर आप के वीज़ा के ऊपर 8503 कंडीशन है तो आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो आप उसके साथ एग्री करेंगे। आप स्टडी या ट्रेनिंग 3 महीने से ज़्यादा नहीं करेंगे। आप ऑस्ट्रेलिया वीज़ा एक्सपायरी या पीरियड ऑफ स्टे से पहले छोड़ देंगे, आप ओवर स्टे नहीं करेंगे बेसिकली। फिंगरप्रिंट और फेशियल इमेज के कलेक्शन के लिए आप राज़ी हैं। अगर अगर आपके जो ये डाटा वो होल्ड करते हैं तो आप राज़ी हैं कि वो ऑस्ट्रेलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ शेयर कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लोग इमिग्रेशन हैं, वो आपकी पुलिस के साथ या फेडरल पुलिस या एजीओ के साथ आपका वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। बेसिकली नेक्स्ट वाला भी सेम ही है। ये कि आपको अब एग्री करते हैं कि आप विजिटर वीज़ा पे काम नहीं करेंगे। आप कंसेंट करते हैं बायोमेट्रिक और क्रिमिनल इंफॉर्मेशन आपकी ये लोग obtain करें वीज़ा के लिए, वीज़ा पर्पसेस के लिए। और अगर मेरी वीज़ा ख़त्म हो जाती है और मुझे कोई और वीज़ा नहीं है तो मैं अनलॉफुल हो जाऊंगा और एज सच मुझे ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ेगा, वरना मुझे रिमूव करा जाएगा, डिपोर्ट करा जाएगा। तो ये सब चीज़ों को आपको एग्री करना है, ठीक है। वंस आपने ये पढ़ के समझ के आंसर कर लिया तो हम होंगे लॉजमेंट पेज पे और पेमेंट पेज पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक और चीज़ मुझे बोलनी थी कि पेज 19 के बाद आप जब ये सारे क्वेश्चंस आंसर करके नेक्स्ट पे जाएंगे तो एक फाइनल पेज आएगा जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस की सारे सवालों के जवाब दिखेंगे और आप उसके ऊपर जाके फाइनल चेक कर लेंगे कि आपने सब कुछ हर क्वेश्चन को सही से आंसर किया है। उसके बाद आप उसके नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अच्छा जी, ये फाइनल पेज है। इस पे ये बोल रहा है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वेस्ट किए हैं वो आप अटैच कर लें और उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। तो दोस्तों दैट्स इट, ये हो गया है हमारा वीडियो का एंड। तो आप भी ये फॉलो करके अपनी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।